हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का हम समझेंगे कि एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशंस के पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके एमसीक्यू को समझना है। इससे पहले हमने सीबीएसई 10 के लिए प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कर रखा है। रियल नंबर हो रखा है, मतलब 4 चैप्टर्स हो चुका है, ये 5th चैप्टर है। इसके बाद भी और चैप्टर्स आने वाला है। और पहले तो थैंक यू आप सभी को, आपने पिछले वीडियोस में जो अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो। मैं और सारे ट्रिक्स के वीडियोस लाता रहूंगा ऐसे ही। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन पे आते हैं। पहला बात है कि इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते ही क्यों हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपको दिखता है, ऐसा इक्वेशन 3x प्लस 5y 2x माइनस 9y इक्वल टू समथिंग 10 15, ये और लीनियर इक्वेशन क्या आपको पेयर भी बोला जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पेयर क्या है फिर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर क्यों बोला जा रहा है? तो दो लाइन रहता है, दो इक्वेशन, और ये दो इक्वेशन जो है, जब इनको आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो वो इनके जो भी पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स या वो सारे वैल्यूज एक्स और वाई के वैल्यूज, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो देख चुके हो, उन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। इसीलिए, और ये दो ऐसा इक्वेशन है, दो इक्वेशन एक साथ लिया जाता है, इसीलिए इसे पेयर बोला जाता है। ये लाइन बनाता है, इसीलिए इसे लीनियर, और ये इक्वेशन है। अब होता यह है, देखो, हर एक इक्वेशन जो है वो होता है एक इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन में हमारे पास रहता है कुछ अननोन, और उस अननोन से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ एक्स और वाई अननोन है, तो इसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है कि ट्वाइस ऑफ एक्स एंड 9 टाइम्स ऑफ वाई का डिफरेंस जो है वो 10 है। थ्राइस ऑफ एक्स और 5 टाइम्स ऑफ वाई का जो डिफरेंस है वो 15 है। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन बता रहा है ना, एक इक्वेशन से एक इंफॉर्मेशन मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, तब लेकिन मुझे कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि सम ऑफ x प्लस वाई इज 2, एंड यहां अगर मैं इसको ऐसा रखता हूं 2x प्लस 2y, सॉरी, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2 कॉमन रखा तो x प्लस वाई तो 4 आ गया ये। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो नया इंफॉर्मेशन कोई मिला क्या? इंफॉर्मेशन तो नया नहीं मिला। तो ये इक्वेशन बोलूं मैं, या ये इक्वेशन बोलूं, या यहाँ k इंटू एच प्लस वाई इक्वल टू 2k बोल दूं, यहां से कोई अलग इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। तो ऐसा जो भी चीज होता है, ऐसा सेट ऑफ जो भी इक्वेशंस होता है, उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस। और इनके लिए हमें x और y के इनफाइनाइट वैल्यूज मिलते हैं। कैसे? क्योंकि इक्वेशन तो यहाँ एक ही है और इंफॉर्मेशन भी एक ही है, और अननोन दो है। तो जब भी अननोन्स ज्यादा होंगे और इंफॉर्मेशन कम होगा, सेम नंबर में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमें उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ अगर मैं x का वैल्यू 0 बोलूं तो y का वैल्यू 2 हो जाए। x का वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू मैं 2 रखूं तो y का वैल्यू 0। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो कभी भी ऐसा चीज आपको मिले तो आप क्या बोलोगे? इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, डिपेंडेंट है। इससे क्वेश्चंस में कैसा, आप देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, दो इक्वेशन हम a1x, कोफिशिएंट ऑफ x को मैंने क्या लिख दिया? a1, b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो जब भी आपको ये दिखे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो यहां बोलेंगे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसे केसेस में क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ऐसे, कुछ कोफिशिएंट के वैल्यू नहीं दिया होगा, उसकी जगह पे के होगा,
और k का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं दो पैरेलल लाइंस। और हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करते। एक्चुअली हमें जो वो x और y का जो एक कॉमन सॉल्यूशन मिलता है ना, वो क्या बताता है कि वो पॉइंट इस लाइन पे भी है और वो पॉइंट इस लाइन पे भी है। यानी ये सॉल्यूशन कुछ और नहीं, सॉल्यूशन जो है वो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक कॉमन पॉइंट। लेकिन जब यहां हम देखें ध्यान से तो ये तो पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कभी मीट करते नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना नहीं, मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को इनकंसिस्टेंट भी बोल दिया जाता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा अपना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये लाइंस जो पैरेलल लाइन के लिए ये हो गया हमारा कंडीशन। तो फिर वो यूनिट सॉल्यूशन कब मिलेगा मुझे, कब ऐसा होगा, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जो कंडीशन होगा वो होगा ये a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब आपको ये यूनिट सॉल्यूशन मिलेगा, या एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइंस या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उन पे एमसीक्यू के लिए जाना नहीं है ना। यहाँ पे बोला गया है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x, पहला क्वेश्चन है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट्स टू लाइन विच आर। अच्छा देखो, पूरा डिटेलिंग में जो किया गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, वो या बोलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी, तो उसके वो हर मेथड का एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप वो देख सकते हैं नीचे। यहां हम एमसीक्यू अप्रोच पे ही जाएंगे, डिटेलिंग में अगर किसी को समझना हो तो वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्री में भी है। ट्रिग्नोमेट्री पे किसी ने कमेंट किया था कि आप अगर डिटेल में बताते तो ज्यादा अच्छा होता, तो डिटेलिंग के लिए अलग से वीडियोस है। ये सारे वीडियोस आपके एमसीक्यू अप्रोच के लिए ही है। ठीक है, सो यहाँ पर 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब ये दो लाइन है तो हमें तो पता है, हमें मतलब है बस इन कोफिशिएंट से। तो 7/21 और -1 बाई -3 एंड 5/10। अब देखो ये भी 1/3 है, ये भी 1, माइनस साइन बस हटाते हैं, तो ये भी 1/3 है, बट ये वाला इक्वल नहीं आ रहा है, ये 1/2 है। तो मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशन भी बोला जाता, बोल सकते थे, या इनकंसिस्टेंट भी इसको बोल सकते थे। ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x, तो यहां से हम 3 देखते हैं, कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ है -6, यानी ये हो गया -1/2। यहां देखते हैं -5 और यहाँ पे हो गया ये 10। ऊपर देखो ये -5 है और यहाँ पे है 10, ये भी -1/2 रह गया, और ये 7 और 7 लेकिन 1 है। फिर से वही बात हो गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करता, इसलिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे समझते जाएंगे, सारा क्वेश्चन आराम से होगा। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली मीट्स एट,
देखो h इक्वल टू a, अगर इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, इससे 2-3 टाइप का क्वेश्चन हो जाने वाला है आपका। ठीक है, मैं समझा h से थोड़ा छोटा हो गया। तो यहाँ कोई भी एक लाइन है जो कि आप समझो h इक्वल टू a है, तो h इक्वल टू a एक लाइन है, ये हमेशा पैरेलल टू क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस होगा, यहाँ बनाया भी हुआ है। तो कभी भी आप देखो x इक्वल टू a एक लाइन होगा जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक वैसे ही y इक्वल टू b जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया, x का वैल्यू क्या है a और y का वैल्यू क्या है b, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया a, b। इसको समझने के बाद आप ऐसे याद तो रख ही सकते थे कि ए और बी है तो ए कोमा बी, ये इसलिए समझाया गया क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पूछ लिया जाएगा x इक्वल टू 3 कैसा लाइन है, x इक्वल टू 3 एक लाइन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, x इक्वल टू 10 कैसा लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस है, y इक्वल टू 5 कैसा लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल। अच्छा, तो if pair of linear equations is consistent, then the lines will be always coincident, parallel, always intersecting और intersecting और coincident। इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है ना, और इसका करेक्ट आंसर मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। नाउ द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 हैज, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि x इक्वल टू समथिंग हो, x इक्वल टू a, तो ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन x इक्वल टू 0 भी पैरेलल टू y एक्सिस है, ये तो y एक्सिस ही है एक्चुअली, x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का, और x इक्वल टू 5 ये हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। अब दो पैरेलल लाइन है तो उनका क्या होना चाहिए सॉल्यूशन, सोचो, दो पैरेलल लाइन है कभी मीट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन ना, हो गया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहा कि x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5 पैरेलल लाइन है, एक ही चीज सोचना है। दूसरा सोचना है पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, नो सॉल्यूशन। यहाँ देखो सेम टाइप है ये, x इक्वल टू -7 एंड y इक्वल टू -3। थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था a कॉमा b, जब x इक्वल टू a और y इक्वल टू b था, तो यहाँ -7 और यहाँ क्या है -3, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -7 -3। इसको बहुत बार x ना बोल के एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक है, x इक्वल टू 7 को ये, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब इंटरसेक्टिंग हम पॉइंट बोल रहे हैं तो ये पॉइंट वाइज है, और यहाँ पर x इक्वल टू -7 एक लाइन है। देखो x इक्वल टू -7 आप अगर 1D वाले नंबर सिस्टम पे डालते हो तो ये एक पॉइंट है, लेकिन जैसे ही आप 2 डायमेंशन में जाते हो x इक्वल टू -7 एक लाइन है, पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -7 -3 एक पॉइंट होगा, क्योंकि 2 डायमेंशन में अगर आपको पॉइंट दिखाना है तो आपको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों बताना। ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू -7 एंड y इक्वल टू -3 दो लाइंस हैं, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, दूसरा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट करते हैं -7 -3 पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k do equation this 14x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 7x plus ky plus 5 equal to 0 represents coincident line। अब coincident line मतलब सेम लाइन ही है, सेम लाइन है। इसका क्या था, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। मतलब क्या, 14 by 7
ये 14/7 इज इक्वल टू -3/k इज इक्वल टू 10/5। तो ये तो हो गया मेरा 2, ये भी हो गया 2। तो सीधा यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू -3/k। यहाँ k ले जाते तो k इक्वल टू -3/2। और ये सेम ही इक्वेशन आना था, लेकिन यहाँ पर ये मत कर देना आप गलती कि यहाँ इसको टिक कर देना, ठीक है, ये टिक करना गलत होगा। -3/2 है और ये आएगा नॉन ऑफ दिस। बहुत बार ऐसा किया जाता है, आप माइनस अगर ओवरलुक कर गए तो आप ये ऑप्शन टिक कर दो। ये एमसीक्यू में ऐसा ही ऑप्शन दिया जाता है कि आपसे कोई गलती हो तो आप उस ऑप्शन तक पहुंचो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If lines given by this 3x plus ky is equal to 1 and 2x minus 5y equal to 7 are parallel, पैरेलल बोला गया है, इसका मतलब है कि a1/a2 is equal to b1/b2। बस इतना समझना। तो 3/2 is equal to k by -5। 3/2 is equal to k by -5 हो गया ये। तो k इक्वल टू क्या रह गया, k क्या हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई, मतलब -15/2। सो -15/2 जब होगा तो ये हो जाएगा पैरेलल लाइन। ऐसा क्वेश्चन आपका आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, दिस इज पैरेलल फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, दिस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। वन इक्वेशन ऑफ पैरेलल पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। तो डिपेंडेंट मतलब वही कि दो लाइन कोइंसिडेंट होने। तो यहां से इससे हमें देखना है कि इससे डिपेंडेंट कौन सा है। डिपेंडेंट कौन सा है, इसका एक और तरीका है कि कोई एक नंबर होगा जो इस सब से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं चाहूँ इसका एक डिपेंडेंट लिखना, क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मुझे एट रैंडम इसके लिए कोई डिपेंडेंट लिखना हो, मैं 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो 6x + 15y इज इक्वल टू 9, ये भी इसके साथ डिपेंडेंट है। और मैं इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x + 25y इज इक्वल टू 15, जो कि ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब ये तो होने से रहा क्योंकि सेम ही है, बस यहाँ नंबर ऐड कर दिया गया था। यहाँ ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ तो 5 है, यहाँ तो फिसेंट बदल गया, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ एक केस था, 5 मल्टीप्लाई कर -5 मल्टीप्लाई करके देख सकते हम, ठीक है। सो -5 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा -10x -25y इज इक्वल टू -15, और -15 इधर आया तो -10x + 25y + 15 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, और या फिर ऐसा दिया हुआ रहेगा कि ये ऑप्शन आपके ए में होगा, ये ऑप्शन आपके बी में होगा, और पूछा जाएगा बोथ ए एंड बी, ऐसा आपका एक सी ऑप्शन होगा। मान लो ए में रह गया ये, बी में ये, सी में बोथ ए एंड बी, और डी में नन। तो आप क्या करोगे, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, माइनस से भी मल्टीप्लाई करने से आ जा रहा है ना। -5 जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये -10x -25y इज इक्वल टू -15, जो कि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों ही इसके डिपेंडेंट हैं। आते हैं नेक्स्ट। x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। और ये सॉल्यूशन है, तो मतलब सीधा सा ये सर क्वेश्चन को बस लंबा किया गया है कि x इक्वल टू a, y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सीधा सा बात है, इनका सॉल्यूशन बताओ। अब यहाँ मैंने पहले ही बोला था ना कि इंफॉर्मेशन देखना है हमें, इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है। हर एक इक्वेशन एक इंफॉर्मेशन बताता है। तो ये दोनों नंबर का समेशन 5 होना चाहिए। तो पहले तो देख लेते हैं। तो यहाँ देखो ये सभी में जो समेशन है वो 5 है। यहाँ भी देखिए तो 29 19 6 25/5, ये भी 5, यानी चारों अभी तक तो कोई भी एक्सक्लूड नहीं हुआ हमारा ऑप्शन।
फिर क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, वो आप देख के समझ सकते हो। यहाँ एमसीक्यू। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये बता रहा है ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ माइनस हम y में कर रहे हैं, y के साथ बड़ा कोफिशिएंट है और तो भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रहा है, क्या y के साथ बड़ा कोफिशिएंट और फिर भी आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, जबकि y है -3y में, तो अगर ये y बड़ा वैल्यू होता तो ये तो ग्रेटर आता, तो नेगेटिव हो जाता ना। अगर छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू को घटाएंगे तो वो तो नेगेटिव आएगा, यानी y जो है वो बड़ा नहीं है। y बड़ा नहीं है इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एक्सक्लूड हो गया। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, ठीक। पहला जैसे ही मैं डालता हूँ 6 यहाँ डालता हूँ तो ये हो गया 12 और यहाँ +3, ये नहीं आ रहा है 4, तो ये ऑप्शन भी खत्म, यानी ऑप्शन यही है सही। इसको चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 19/5 -3 इंटू 6/5, 38/5 -18/5 यानी 20/5, तो ये 4। नहीं तो देखते ही कैसे इंफॉर्मेशन से समझ गए हम, दो ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया कि ये वैल्यू जो है वो ध्यान देना था। तो ऐसा छोटा छोटा चीज जब हम देखेंगे हमारा थोड़ा सा टाइम बचाएगा, और ये हर क्वेश्चन में जब टाइम बचाएगा ना तो एंड में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएंगे हम, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3 लाइन है पैरेलल टू क्या, y इज इक्वल टू -3, अभी आप देख चुके हो, इतना सोच लो। ये y इज इक्वल टू -3 क्या है, यही बनाया था हमने, ये था, ये x एक्सिस, ये y, और y इक्वल टू है -3, यहाँ है -3, ये लाइन हो गया ना, y इक्वल टू -3, तो क्या है ये पैरेलल टू x एक्सिस। और वैसे भी बोला था मैंने x इक्वल टू a, तो पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू a कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है। और x इक्वल टू 0 होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, एंड y इक्वल टू 0 होता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे फिर वही टाइप है, क्या y इज इक्वल टू 4x, तो ये कैसा लाइन है, ये पैरेलल है क्या, देखो y इज इक्वल टू एक नंबर होता ना 4 होता तो फिर पैरेलल टू x एक्सिस का बात करते, तो पैरेलल टू x एक्सिस ये नहीं है, पैरेलल टू y एक्सिस ये नहीं है, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस उसके बारे में सोचेंगे। पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन का कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट होता है 0,0, तो 0,0 देते हैं ना, ये 0,0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, तो यहाँ 0 पुट करो, यहाँ भी 0 पुट करो, सही है ये। तो ये एक लाइन है जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, जो कि ये है नहीं, तो ऐसे भी ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in the equation x plus 2y is equal to 10, then y is 6, the value of y is 6, then the value of x is, तो y का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 और आपसे पूछा गया x का वैल्यू, तो x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया गया है 6, तो ये पुट करेंगे x इक्वल टू, ये 6 टू 12 है, तो 10 माइनस 12 जो कि हो जाएगा -2, सो x का वैल्यू क्या हो गया -2। तो कितना आराम आराम का क्वेश्चन है, हाँ समझ में आ रहा है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ k, ये थोड़ा बड़ा बस दिखने में है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जहां है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तब होता है जब मेरा जो है वो कोइंसिडेंट या फिर डिपेंडेंट लाइन हो,
डिपेंडेंट लाइन हो उसके लिए क्या है फॉर्मूला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ a1 के जगह पे है 1, a2 के जगह पे है k+1, यहाँ फिर है b1 के जगह पे k+1 और b2 के जगह पे है 9। और यहाँ देखिए अगर तो ये 5/8k-1। अब इन दोनों को अगर एक साथ ले तो हमारा मिलेगा k², ये हो जाएगा क्या k+1 k+1, तो k+1² इज इक्वल टू 9। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो k+1 का वैल्यू ±3 होगा, लेकिन अभी हम प्लस के लिए देते हैं क्योंकि सारा ऑप्शन प्लस में दिया हुआ है। तो k+1 को जब हम 3 लेते हैं तो k का वैल्यू हो जाएगा 2। देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है क्या। k का वैल्यू जैसे 2 लेते हैं हम तो ये हो गया ऊपर 2+1/9 इज इक्वल टू 5/8 इंटू 2-1। ये देखते हैं 5/16-1 15 है, ये 3/9 है और ये तो 1/3 है, यानी ये सही 7 भी दे रहा है, ये सारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ हमने प्लस ही लिया, क्यों लिया क्योंकि हमारा सारा ऑप्शन पॉजिटिव में ही था, तो नेगेटिव वाला पे सोचना नहीं था। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है जब मेरा लाइन जो है वो कोइंसिडेंट हो या फिर डिपेंडेंट हो। उसके लिए हमारे पास सुटेबल कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, चलो अब फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, फिर से ये वही है टाइप, ये क्वेश्चन का यहाँ ये l नहीं ये 1 है, हाँ यहाँ पर ये 1 है, हाँ? और यहाँ पर ये k² होगा, नॉट k, ये होगा k2 नहीं k² होगा। ठीक है, यहाँ ये k2 नहीं k² होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को उसी टाइप से सॉल्व करना है, बस ये हैज नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब b1/b2 यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, सेम टाइप से सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया है, बस नो सॉल्यूशन के लिए आपको लेना होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये यूज करोगे, ये बनेगा क्या इधर पे 3k + 1x + 3y इज इक्वल टू k² + 1x k - 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो इसको आगे आप सॉल्व करोगे और वैल्यू कमेंट करोगे। तो दो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 15 आपको कमेंट करना है। अब आता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम से बहुत सारा केस स्टडी वाला प्रॉब्लम भी बनेगा, असर्शन रीजनिंग वाला भी बनेगा, उसको अभी इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है। असर्शन रीजनिंग है ये नहीं कवर किया गया केस स्टडी, क्योंकि आप जब इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हो तो आप केस स्टडी का सम कर पाओ। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझो। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। पहला इंफॉर्मेशन, फादर का एज जो है वो 6 टाइम्स है, तो फादर का एज 6 टाइम्स ऑफ सन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। 4 years hence, या मतलब 4 years के बाद द फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ द सन। तो अब हम क्या करेंगे 4 years hence ना, तो सब में 4 ऐड कर देते, तो इसको 8,28 कर देते, इसको 9,34 कर देते हैं, और यहाँ पर 4 years तो 10,40 कर देते। अब बताओ कौन सा ऐसा है जिसमें सन और फादर के एज में वो क्या है 4 टाइम्स है फादर का एज, इसी केस में आ रहा है, यानी ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे बनाएंगे, ये नहीं कि वो लेट द फादर्स एज इज एक्स सन्स एज इज वाई, ऐसा कर सकते पहले वो, मतलब वो जो आपका डिस्क्रिप्टिव था उसमें आप बनाते ऐसा, कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे आपने लेते लेट द फादर्स एज, क्या बोला गया है सन्स एज और फादर्स एज ना,
तो सन का एज x लिया, फादर का एज y लिया, y इज इक्वल टू 6x है। फिर 4 ईयर्स हेंस यानी 4 ईयर्स के बाद x प्लस 4, y प्लस 4, और इसके बाद ये जो है 4 टाइम्स है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते और फिर, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 6x, यहाँ 6x पुट कर दो, 4 यहाँ 4x प्लस 4, 4 16, ये इधर आया तो 2x हो गया, 6x माइनस 4x, 6x माइनस 4x, 2x हो गया, ये उधर गया तो 16 माइनस 4 12 हो गया। सो x इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 6 और ये 6 टाइम्स 36। तो ऐसे बनाना आप बना सकते हो, बट ये आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी, आप जैसे। फिर वैसे ही सम ऑफ द डिजिट, ये सम ऑफ द डिजिट वाले में अच्छे से, पहले तो 2 डिजिट नंबर जो है तो इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से, अगर मैंने 327 3 डिजिट ही रखा तो 3 जो है ये इसका फेस वैल्यू है, बट इसका प्लेस वैल्यू है 300, ये जिस प्लेस पे इसकी वजह से ये वैल्यू 300, ये 2 है इसका फेस वैल्यू बट प्लेस वैल्यू है 20। तो ठीक वैसे ही जब भी 2 डिजिट कोई भी नंबर होगा, जैसे 23 है तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 10 प्लस 3 है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखते हैं किसमें है 2 डिजिट नंबर में सम ऑफ डिजिट 9, चारों ही ऐसा है जो सम ऑफ द डिजिट 9 है। अब है कि 27 जब ऐड करते हैं, 27 ऐड करते हैं तब डिजिट रिवर्स्ड हो जाता है। तो नंबर ऐड करने के बाद डिजिट जो है वो रिवर्स्ड हो रहा है। इनमें से किसमें हम देखेंगे कि 27 ऐड करने के बाद डिजिट रिवर्स्ड हो, तो कभी भी अगर डिजिट जो है वो रिवर्स्ड हो रहा है, यानी उसका जो टेंस वाला वैल्यू है ना वो छोटा है 1 से, ऐड करने से डिजिट तभी रिवर्स होगा जब टेंस वाला वैल्यू जो है वो छोटा है। तो इसमें से आप देख लो टेंस वाला वैल्यू किसमें किसमें छोटा है, इसमें तो छोटा है नहीं टेंस का वैल्यू, इसको पहले हटा दो। अब जो 27 ऐड करेंगे 54 होगा, डिजिट रिवर्स हुआ नहीं। 45 27 किया तो क्या आ रहा है, ये कितना आ गया, 72 आ रहा है, बट ये भी डिजिट रिवर्स हुआ नहीं। 36 और 27 करते हैं, क्या आ गया 63, डिजिट रिवर्स हो गया, आंसर ये आ गया। फिर इसको बनाने के लिए वो नंबर मेथड है कि 10x प्लस वाई मान लेते हैं कि वो नंबर है, ठीक है। मान लिया कि वो नंबर 10x प्लस वाई है। 10x प्लस वाई अगर वो नंबर है तो उसमें 27 ऐड करते ही वो 10y प्लस x हो जाता है, डिजिट रिवर्स्ड हो जाता है, ठीक है ना। कैसा था, टेंस प्लेस पे अभी जैसे मैं बोल रहा था 43 मान लो एक नंबर है, तो टेंस प्लेस पे 4 है, यानी ये नंबर एक्चुअली क्या है 4 इंटू 10 प्लस 3। तो वैसे ही अगर टेंस प्लेस पे x है और वंस प्लेस पे y है तो ऐसा होगा। अब x और y सबको अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो ये तो 27 है, y गया तो यहाँ पे 9y, 10y माइनस y 9y, और यहाँ पे x और माइनस 10x तो माइनस 9x, 9 कॉमन रखा तो y माइनस x इज इक्वल टू 27, ये किया तो 3, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और सम ऑफ द डिजिट यानी y प्लस x जो है वो है 9, दोनों को ऐड किया तो 2y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 6, और y इक्वल टू 6 तो यहाँ अगर पुट करते तो x का वैल्यू 3 आ जाता, तो नंबर 36। तो कन्वेंशनल मेथड तो ये था बनाने का, बट आप एमसीक्यू के लिए अगर ऐसे करते हो तो आपका टाइम फिर से वही बात है कि बचेगा, आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। चलो, आशा हैज ओनली 1 रुपी 2 रुपी कॉइन्स विथ हर, इसके पास बस 1 रुपया और 2 रुपया का कॉइन था। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सी दैट सी हैज इज 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 50, उसके पास 1 रुपीज कॉइन है 2 रुपीज कॉइन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 है, और टोटल अमाउंट जो है वो 75 है। तो अब आपको बताना है कि उसके टोटल अमाउंट जो है, तो ठीक है ये तो पता है, बट टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है अलग अलग, 1 रुपए का कॉइन कितना है, 2 रुपए का कॉइन कितना है। अब देख लेते हैं ना, टोटल कॉइन कितना बोला गया 50, तो ये इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, यहाँ तो 50 हो ही नहीं रहा, यहाँ भी 50 है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। अब
35 अगर 1 रुपीज का कॉइन होता है तो ये 35 होगा, और 2 × 5 तो 30, जो कि 65 हो रहा है, यानी 75 नहीं हो रहा है। फिर अगर ये देते हैं 15 और ये है 70, तो 15 और यहाँ पे है 35 × 2, कैसे 15 × 1 प्लस 35 × 2, तो 15 प्लस 70 वो हो जाएगा 85। यहाँ 25 × 1 25 × 2, तो ये 25 प्लस 50 जो कि 75। तो ये ऑप्शन सही है। इसके पास क्या है, 8 रुपए का कॉइन 25 है और 2 रुपए का कॉइन भी 25। मतलब क्या है, बस ऑप्शन बैठा के आप, हाँ, कैसे ऑप्शन से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रहा है? आपको पूरा कन्वेंशनल मेथड पे जाना ही नहीं है। तो ये मेथड आप लेकिन बस एमसीक्यू में ही यूज कर सकते हो, अदरवाइज कन्वेंशनल मेथड आपको पता है। यहाँ आते हैं, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x, y and 40 degree. The difference between two angles x and y is 30. So the x, y, 40 यानी ये सब मिलके कितना होना है, 180 डिग्री होना है। टोटल ट्राइंगल का क्या होता है सम, 180। तो ये तो 40 है, यानी ये दोनों मिलके तो 140 होना चाहिए। अब पहले ही देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको बहुत कुछ बताता है, एमसीक्यू में ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखोगे। तो 50 और 80, 130, 140 हुआ ही नहीं, ठीक है। 45 एंड 75 ये तो 120 है, तो ये भी हुआ ही नहीं। अब आपको देखना है 55 एंड 85 और 55 एंड 95, तो ये दोनों ही ऐड करके 140 हो रहा है, बट डिफरेंस चाहिए था 30 जो कि इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया 55, 85, ठीक है। इनका डिफरेंस भी 30 है और सम भी 140। तो देखो ऑप्शंस देखिए कितना आराम से हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शंस देखिए एकदम आराम से। अब जो है ये इसका लास्ट क्वेश्चन, 1/4 of sum of two numbers is 14. Two numbers is 14. So 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 1/4, ठीक है। 1/4 क्या हो गया, 1/4। So 1/4 of the sum of two number is 14. अगर 1/4 of sum is 14, तो सम कितना होगा, सम होगा 56। और हाफ ऑफ देयर डिफरेंस इज डी लिखता हूं मैं डिफरेंस को, इज 5। तो डिफरेंस कितना है, 10। अब दो नंबर ऐसा देखना है जिनका डिफरेंस है 10 और सम है 56। तो इनमें सम 56 किस में है, पहले वो देखो आप। इसमें तो सम 56 आ ही नहीं रहा है, तो इसको हटाओ। पहला में तो सम 56 आया ही नहीं, बाकी में कम से कम सम 56 है, बट डिफरेंस भी 10 होना चाहिए। इसमें डिफरेंस 10 नहीं है, इसको हटाओ। यहाँ भी डिफरेंस 10 नहीं है, इसको हटाओ। ये देखो आप 23 और 33, इनका डिफरेंस भी 10 है और सम भी 56 है। तो समझ में आया आपको। आपको करना क्या है, एमसीक्यू के लिए हमेशा ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन आपको बताएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो ऑप्शन से हो जाएगा। ये मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रखने का कोशिश किया है। इसमें भी अगर आपको और भी कहीं डाउट रह गया हो, दो जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको बताना है, उसका कमेंट में बताओ। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में उसका सही आंसर आपको पता चल जाएगा, आप उससे मिला पाओगे। और वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। चलो, थैंक यू।